गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या 28 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अच्छे से डिस्कशन भी इसका हो गया था, दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग को क्या करना है, 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद 30, 31, 32 इस प्रकार से देखें। ठीक है, देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। हमको दिया गया है एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दिया गया है कॉस ऑफ 2r/5 प्लस आयोटा साइन 2r/5 और हमसे पूछ रहा है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5। तो कल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व किए थे। देखिए ये क्वेश्चन था, इसी के प्रकार का था। हमको x1 इंटू x2 इंटू x3 s1 x इन्फाइनाइट तक करना था। तो हम लोग दो मेथड से इसको सॉल्व करके देखे थे। पहला मेथड था सिंपली पोलर फॉर्म जो था इसका, या जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व किए थे। दूसरा हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। तो वही चीज़ हम लोग के यहाँ पे करना है। ध्यान से देखिए, हमको Z1 से Z5 तक का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ZR इसका है क्या, e की पावर आयोटा 2r/5। यही चीज़ तो लिखा हुआ है। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e की पावर आयोटा 2r/5 यानी कॉस ऑफ 2r/5 प्लस आयोटा साइन 2r/5। हम लोग कॉस वाले और कॉस और साइन के फॉर्म में भी जा सकते हैं, उसके पोलर फॉर्म या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसमें हम लोग को लिखना ज़्यादा पड़ेगा। उसी को एवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अप्रोच यूज कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए आर, यहाँ पे आर मतलब आर की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको Z1 मिलेगा, Z2 मिलेगा, Z3 मिलेगा और वही Z1 से लेकर के Z5 तक सारी वैल्यूज आपको निकालनी है और उन सब का आपको करा देना है मल्टीप्लिकेशन। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग पोलर फॉर्म से भी जा सकते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं इसको, पोलर फॉर्म से भी जा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से भी जा सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, उनसे भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला। अब ये ZR है। अब Z1 कैसे निकलेगा, R को डाल दीजिए 1 मिल जाएगा Z1, R को डाल दीजिए 2 मिल जाएगा Z2, R को डाल दीजिए 3 मिल जाएगा Z3। अब फिर जितना भी Z1 से लेकर के Z5 तक मिलेगा सबका कराना आपको मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपके पास दो तीन तरीके हैं। आप पोलर फॉर्म में जाइए या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डायरेक्टली जाइए। आप पोलर फॉर्म से जाएंगे उसके बाद भी आंसर निकलेगा, इससे जाएंगे इससे भी आंसर निकलेगा। देखिए ट्राई कीजिए, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 करना है आपको। देखिए क्या होने वाला है, Z1 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर आयोटा 2 इंटू 1/5 इंटू पाई। ये तो आएगा e की पावर आयोटा 2 इंटू 1/5 इंटू पाई इंटू e की पावर आयोटा 2 इंटू 2/5 इंटू पाई। कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आज सिंपली से आसानी आप लोग भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3/5 इंटू पाई इंटू ई की पावर आयोटा 2 इंटू 4/5 इंटू पाई इंटू ई की पावर आयोटा 2 इंटू 5/पाई इंटू पाई। ठीक है, एक सिंपल सा ये पांचों टर्म हम लोग लिख दिए, सबका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिए, सबका यूलर फार्मूला लिख दिए। बात तो सेम ही है, एक्सपोनेंशियल और यूलर मतलब सेम होता। अब देखिए Z1 को हम लोग ये लिखे, Z1 का मतलब यही, R को आप 1 डाल दीजिए मिल जाएगा Z1। ठीक है, 2 डालेंगे मिल जाएगा Z2। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग करा ली। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए e की पावर आयोटा 2/5 सब में है, 2/5 पाई सब में है कि नहीं, 2/5 पाई सब में आएगा, चूँकि 2/5 कॉमन आएगा 2/5 पाई और R 1 2 3 4 5 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2/5 पाई आ जाएगा कॉमन, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर, 2/5 पाई आ गया तो कॉमन। अब देखिए तो 5 4 9 2 10 1 11 2 1 3 3 6 4 15 15 ही तो है 15। अब 5 से 15 कटेगा 3 तो आयोटा 6 पाई ई की पावर आयोटा और 3 यहाँ से और 2 पाई यानी 6 पाई। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, यानी कॉस ऑफ 6 पाई प्लस आयोटा साइन 6 पाई। कॉस 6 पाई मतलब क्या होता है 1 और साइन 6 पाई यानी 0, तो 1 इसका आंसर आ गया। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। ये फर्स्ट पार्ट इसका बहुत आसान था, इसके जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं।
जिसमें एक्स आर दे रखा था और आपको x1 से लेकर के x इन्फाइनाइट तक निकालना था। उसी प्रकार से आपको जेड आर दिया हुआ, आपको Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 निकालना। Z1 आसानी से आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू को 1 पुट करके, Z2 आप आसानी से निकाल सकते हैं आर की वैल्यू को 2 पुट करके, और फिर सबका करा देना है मल्टीप्लिकेशन। अब ये सब टर्म मल्टीप्लाई होंगी, इन सब टर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि इसका बेस सेम है, ई सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी। अब घातों को आपको जोड़ना है, आयोटा इंटू 2 इंटू 1/5 पाई, आयोटा 2/2 इंटू 2/5 पाई, ये सब जोड़ना है आपको। तो क्या सब में कॉमन क्या आएगा, आयोटा 2/5 पाई कॉमन है, बचेगा 1 यहाँ से, +2 +3 +4 +5। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही टर्म निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिए हम लोग, ये हमको आंसर मिल गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, बहुत आसान था ना। इसका और भी अप्रोच हो सकता है, पोलर फॉर्म वाला, पर उस पोलर फॉर्म वाले से आप जाएंगे आपको थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस फील होगा आसान ही। कैलकुलेशन जो होंगी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होंगी, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज केवल यही है कि आपको बार बार कॉस और साइन लिखना पड़ेगा। उसी से बचने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छा क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, हम लोग से पूछ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ पॉइंट पी मे बी पॉइंट। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, यह पॉइंट है, यह पॉइंट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आर ई की पावर आयोटा थीटा टाइप का होगा, या एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का होगा, या आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टाइप का होगा। कोई दिक्कत नहीं, तीनों फॉर्म सही है, कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर फार्मूला, तो ये सारे फॉर्म इसके हो सकते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, सपोज कीजिए ये मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एफ, जो कि एक पॉइंट को शो कर रहा है। अब वो पॉइंट का निर्देशांक आप एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं, आर कॉमा थीटा मान सकते हैं, आर जहाँ पे मूल बिंदु से दूरी होगी और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट होगा, तो ये चीज़ आप मान सकते हैं। अब इस पॉइंट का जो अपोजिट आएगा यानी 1/f 1/z जो होगा वो कौन सा पॉइंट होने वाला, यही हम लोग को चेक करना। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, एफ दिखा उनको लगेगा एफ का अपोजिट ए होगा, वही वो गलती कर जाएंगे, या कुछ लोग को एफ का अपोजिट बी लगेगा। तो ये सब सोचना, डायरेक्टली दिख रहा हो एफ का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट ए, तो ये गलत तरीका है। आपको प्रोसेस से जाना होगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन। आपके पास यह पॉइंट है, यह पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करेगा, उसका कुछ निर्देशांक होगा। मान लिया हम लोगों ने एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा टाइप का है। अब आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख रहे हैं तो ये बाई डिफॉल्ट आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, या आप इसका एक्स प्लस आयोटा वाई भी मान सकते हैं। अब वो एक्स और वाई उसके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट है, जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि जो एफ का पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग से क्या बोल रहा है, एफ का अपोजिट क्या होगा। इसको आप लोग कार्टेशियन फॉर्म से भी लेके चल सकते हैं, बट उससे थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा समझने में। उससे अच्छा है आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चलिए, इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक्स प्लस आयोटा वाई भी मान सकते हैं, फिर आप एफ का अपोजिट करेंगे यानी 1/z करेंगे, यानी 1/x प्लस आयोटा वाई करेंगे, इससे भी आपको सॉल्व करके आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। लेकिन इससे चलेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, इससे आपको जल्दी से विजुलाइज हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग दोनों चीज़ें देख लेते हैं, फर्स्ट अप्रोच आप इस प्रकार से चलिए, दूसरा अप्रोच आप एक्स प्लस आयोटा वाई मान के चलिए। दोनों चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कैसे होने वाला है। आर ई की पावर आयोटा थीटा आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लिए, जो कि एफ पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा था, उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आर उसका मॉड्यूलस है और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हमको फाइंड आउट करना कौन सा पॉइंट। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इस चीज़ को देख के आप निकाल सकते हैं। आर क्या है, ग्रेटर देन 0 होना ही है। ग्रेटर देन 0 बोलना तो सही है, लेकिन साथ साथ में आप ये भी बोल सकते हैं जो आर है, आर यानी क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो कि 1 से बड़ा है, तो एक कंक्लूजन हम लोग को ये भी मिल गया, आर ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 लिखिए, 0 से बड़ा लिखना तो बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आ ही गया। आर क्या ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं, आर ग्रेटर देन 1।
और थीटा इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, ये इसका ओपी लाइन है, ये तो होता है, इसी का हम पॉजिटिव रिलैक्सेस एंगल देखते हैं, तो ये वाला एंगल इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। अब चूंकि आर्ग्यूमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके प्लस 2 के पाई जोड़ सकते हैं आप, ये घूम के यहीं फिर आ जाए, घूम के यहीं फिर आ जाए, तो इसी लाइन को टच करना है। आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, और 2 के पाई घूम के टच करेंगे तो आपको इन जनरल उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया, थीटा इसका क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। इतना तक क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, 1/z, यानी जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल पॉइंट निकालना है हम लोग को, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है या एफ पॉइंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्रदर्शित कर रहे हैं, वो आर ई की पावर आयोटा थीटा है, आर एक से बड़ा है। अब जो 1/z होगा वो क्या होगा, 1/r ई की पावर आयोटा थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये क्या बनाएगा, 1/r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो 1/z है वो क्या है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, जिसका जो मॉड्यूलस है वो 1/r है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस का थीटा प्लस का आयोटा इंटू माइनस थीटा। जी आप समझ रहे हैं क्या हो गया, 1/r ई की पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही, क्योंकि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंपैरिजन करते हैं वो आर ई की पावर आयोटा समथिंग से करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। और जहाँ पे जो आर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है, और जो पावर में आयोटा के साथ में होता है वो क्या होता है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है। अब 1/z को आप देख के समझिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जेड हमारे पास था आर ई की पावर आयोटा थीटा, 1/z की हम लोग यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1 था, 1/z की 1/r ई की पावर आयोटा थीटा सिंपल, 1/r तो इसका मॉड्यूलस बचेगा ही, और ई की पावर आयोटा थीटा ऊपर जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, और ये आपको देखने में मिल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि आर एक से बड़ा है, तो अगर आर एक से बड़ा होगा तो 1/r एक से छोटा होगा ही। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर देखिए, आर है एक से बड़ा तो 1/r क्या होगा, एक से छोटा ही होगा ना। आर एक से बड़ा मान लीजिए 3 है तो 1/3, आर 4 से बड़ा, आर मान लीजिए 4 है तो 1/4, एक से छोटा ही है। तो जो 1/r है वो 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो क्या 0 या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड्यूलस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1/r क्या है, वो 1 से छोटा है और साथ में 0 से बड़ा होगा। तो 1/r को आप 0 भी नहीं ले सकते। अगर आप 0 लेने वाले हैं 1/r को आप 1 ले सकते हैं क्या, नहीं, 1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1/r का मान 1 लेने का मतलब है कि r 1 हो जाएगा, और r 1 नहीं है, r 1 से बड़ा है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ। उसी प्रकार से आप देखिए 1/r है, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1/r बाई डिफ़ॉल्ट 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये केस हमको देखने में मिल रहा है, 1/r की वैल्यू 0 से 1 है, मतलब 1/r का मतलब क्या है, ये 1/z का मॉड्यूलस है, यही तो है। हम लोग क्या किए, रेसिप्रोकल किए, रेसिप्रोकल करने पर हमको 1/z मिला, 1/z यानी ये हो गया। तो 1/z का जो मॉड्यूलस है वो 1 से कम है। अब 1 से कम मतलब समझिए, अब फिर से एक बार हम सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। देखिए अब 1/r है यानी कि 1/z का मॉड्यूलस है, और ये वैल्यू 1 से छोटी है। तो अगर 1 से छोटी है मतलब मॉड्यूलस 1 से छोटे होने का मतलब क्या, इस सर्कल के अंदर ही आना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर इस सर्कल से बाहर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को लेंगे, ए पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट के लिए ये इसका मॉड्यूलस आएगा जो कि 1 से बड़ा होगा, बी के लिए ये वाली लाइन इसका मॉड्यूलस होगी जो कि हम फिर से 1 से बड़ा। अब उसी प्रकार से आप डी को देख सकते हैं, और एफ को देखिए, आप ये डी को देखिए, ई को सी को देखिए। अब डी पॉसिबल है, ई भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, मॉड्यूलस को देखते हुए जब हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस ऑफ थीटा है। अब इस एक बार आप एफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखिए, एफ के लिए ये लाइन है और ये इसका थीटा है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो जिसका मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड सॉरी, इसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड नहीं, इसका जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस 1 से कम हो गया, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो 1/r की वैल्यू 1 से छोटी हो गई। 1 से छोटी हो गई मतलब कि सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी नेगेटिव हो गया।
जब एफ यानी जेड था तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा था, तो जब 1/z है तो नया पॉइंट कौन सा होगा ये इनको निकालना है, तो कौन सा होगा, सी को ही होना पड़ेगा, क्योंकि सी के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पॉइंट कौन सा होगा, तो सी पॉइंट में बी रेसिप्रोकल ऑफ एफ पॉइंट। ये चीज़ आपको समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एफ पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर की वैल्यू है एक से बड़ी चूंकि उस सर्कल के बाहर है, थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव चूंकि हम लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए जब 1/z आप करेंगे तो 1/r ई की पावर आयोटा माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसका वजह से जो 1/r है उसकी वैल्यू 1 से कम है क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, और थीटा भी इसका नेगेटिव हो गया, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव हो गया। उस प्रकार से सी पॉइंट ही पॉसिबल है क्योंकि सी के लिए मॉडुलस भी 1 से कम है और थीटा भी इसका जो आर्ग्यूमेंट भी वही नेगेटिव है या क्लॉकवाइज है इसका आर्ग्यूमेंट। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा आपको सोचना था। डन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। देखिए 29 हो गया, एक क्वेश्चन है 30 नंबर का, तो 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक अलग से लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 31 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस 31 क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग वेक्टर से कंपैरिजन देख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप क्या करिए, इसको बचा के रखिएगा इस क्वेश्चन को। 30 और 31, 30 हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 30 को। एक पूरे लेक्चर में केवल 30 का डिस्कशन करें क्योंकि 3-4 मेथड से सॉल्व करके इसको देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और 31 जो है वो हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर से कंपैरिजन देख लेंगे, तब इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन हम 32 नोट कर रहे हैं, 32 करिएगा। 29 हो गया, 30 और 31, 30 होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और 31 कहाँ पे होगा, वेक्टर से कंपैरिजन के बाद। तब आपको ये आसानी से फील होगा इस क्वेश्चन को। हम PDF में अपलोड कर दिए हैं बट लेकिन आपको ये देखना नहीं, आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो आप वेट कीजिए जब हम लोग इस वेक्टर से कंपैरिजन पढ़ लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब आपसे चुटकी में बन जाएगा। डन। तो हम 32 नंबर का क्वेश्चन नोट करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व द इक्वेशन z³ = z कॉन्जुगेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग 3 मेथड से करके देखने का ट्राई करेंगे, बट जो पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं सिंपली, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, जेड को आप मान लेंगे x + i/y। देखिए मेथड 1 थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा मेथड हो जाएगा, इसमें क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत करना पड़ेगा, तो इस मेथड को आप क्या करिए, एवॉइड किया करिए। अगर आपके पास पोलर फॉर्म है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप कार्टेशियन फॉर्म को या जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म इसका होता है x + i/y इस टाइप से, तो उसको यूज़ करने से बचिएगा। अगर स्पेसिफिकली आपको बता दिया गया आप जेड को x + i/y ही यूज़ करिए, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगाने से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको कहीं कहीं दिक्कत हो जाएगी जब आप x + i/y मान के चलेंगे, ठीक है। दिक्कत मीन्स आंसर नहीं आएगा या नहीं दिक्कत है, दिक्कत मीन्स कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन में आपका दिमाग भी ख़राब हो सकता है, इसलिए उस मेथड को एवॉइड करना चाहिए आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जेड को मान सकते हैं x + i/y, जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा x - i/y। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। रियल एक्सिस में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होता है वही तुम्हारा कॉन्जुगेट बनाता है उसका, तो कॉन्जुगेट ही हो सकता है। अब सिंपली आप जेड का क्यूब करिए और जेड के कॉन्जुगेट के बराबर कर दीजिए। जेड का क्यूब यानी x + i/y का होल क्यूब, इसको किसके बराबर कर दीजिए, x - i/y। अब सॉल्व करा के आप x और y का मान निकाल लीजिए, आपको x और y का मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेथड आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करिए, एवॉइड किया करिए, ठीक है। जो मेथड 1 है इसको आप एवॉइड करेंगे क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 है x + i/y सिंपली मान लेना फिर सॉल्व करा देना, बट ये काफ़ी लेंदी सा प्रोसेस होगा, तो इसको आपको एवॉइड करना है। मेथड 2 देखिए,
मेथड 2 में आपको क्या करना है, आप इसमें मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो इससे आंसर आ जाएगा, बट ये भी आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा इसमें ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें भी करनी पड़ेंगी। मेथड 3 हम लोग जो देखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए होगा, उससे आपको 3-4 लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो मेथड 3 का वेट करिए और मेथड 2 को ध्यान से देखिए। क्या है, जेड को आप ऐसा मान सकते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे आर उसका मॉड्यूलस है और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। हमको क्या बोल रहा है, जेड क्यूब जो है वो क्या है, जेड के कॉन्जुगेट के बराबर है। सिंपली पुट कर दीजिए। देखिए हम बोले थे जब आपको क्यूब करना हो, पावर 10, पावर 50, पावर 100 ये सब करना हो, या मल्टीप्लिकेशन कराना हो कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके लिए सबसे सुटेबल जो होता है वो एक्सपोनेंशियली फॉर्म होता है। इसमें आप अपना पोलर फॉर्म से जाना या आप कार्टीजियन फॉर्म से जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इस फॉर्म से चलिए आप सिंपली पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, यही तो होगा, क्योंकि जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके यहाँ से लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। वही चीज़ हमने आप पुट कर दी, तो क्या बनाएगा, आर क्यूब ई की पावर आयोटा 3 थीटा बराबर आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, अब एक आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा और ई की पावर आयोटा माइनस 3 थीटा अपॉन में ई की पावर आयोटा थीटा बनेगा, ऊपर में जाके यहाँ पे ई की पावर आयोटा 4 थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। सिंपली हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पे जेड की जगह पे आर ई की पावर आयोटा थीटा पुट कर दिए, तो आर क्यूब ई की पावर आयोटा 3 थीटा और आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, आर कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर बचेगा और ई की पावर आयोटा 4 थीटा हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये बराबर क्या है, 1। 1 का मतलब 1 प्लस आयोटा 0, 1 का मतलब ही है कि इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजरी पार्ट 0 है। अब कंपेरिजन करा दीजिए, क्या, आर स्क्वायर कॉस ऑफ 4 थीटा, ये किसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के, क्योंकि रियल पार्ट का कंपेरिजन रियल पार्ट से और इमेजरी पार्ट का कंपेरिजन इमेजरी पार्ट से। आर स्क्वायर साइन ऑफ 4 थीटा ये किसके बराबर है, 0 के। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि जेड जो है वो 0 नहीं है। अगर जेड 0 नहीं है तो जेड का जो मॉड्यूलस है वो 0 नहीं आ सकता। अब जेड का मॉड्यूलस अगर 0 नहीं आ सकता, मतलब आर 0 नहीं आ सकता, तो अब आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 4 थीटा क्या है, 0 है। ध्यान से समझिए, आर स्क्वायर साइन 4 थीटा 0 है। 2 इक्वेशन हमको मिली है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आर स्क्वायर 0 हो जाए या साइन 4 थीटा 0 हो जाए। तो आर स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर ही 0 नहीं है, तो कैसे आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। और आर एक इसका मॉड्यूलस है, 0 नहीं हो सकता, मॉड्यूलस होगा अगर 0 हो जाएगा तो जेड 0 ही हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको क्या मिल सकता है, साइन 4 थीटा हो जाएगा 0। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार से हम लोग किए हैं। सिंपली जेड क्यूब को जेड का कॉन्जुगेट माने, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको ये एक्सप्रेशन, उसी में हम लोग पुट करते चलेगा, इसी को सॉल्व करके हमको जेड का मान निकालना। पहले हम लोग क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म यूज किए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, उसको आपको अवॉइड करना है। फिर आर ई की पावर आयोटा थीटा वाला यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको आंसर मिलेगा। देखिए तो 4 थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई होगा कि नहीं, साइन ऑफ एन पाई 0 होता है, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है। एन हम लोग इंटीजर मान के चल सकते हैं। आप इंटीजर में साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 4 पाई सब कुछ 0 होगा, साइन ऑफ पाई भी 0 होगा, साइन ऑफ 0 भी 0 होगा। तो एन को आप इंटीजर डालेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 मिलने वाली। अब एन अगर इंटीजर ही हमको फिक्स पता चल गया, 4 थीटा हमको एन पाई मिल गया, थीटा भी यहाँ से मिल गया, तो थीटा क्या है, एन पाई बाई 4, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये चीज़, ये कंडीशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये कंडीशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में है आर स्क्वायर, और आपको पता है एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहाँ पे आप समझिए आर स्क्वायर कॉस ऑफ 4 थीटा है। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, जेड क्यूब है, जेड का कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। और वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस जगह पे पहुँच गए। थीटा की वैल्यू एन पाई बाई 4 है, जहाँ पे एन इंटीजर है। अब इसको यहाँ पे पुट करके थोड़ा सा देखिए क्या होने वाला है, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा यानी कि कॉस ऑफ एन पाई इज इक्वल्स टू 1। अब समझिए
कॉस ऑफ एन पाई है, एन की वैल्यू क्या है, इंटीजर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो कॉस ऑफ पाई क्या हो जाएगा, -1। आर स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या, नहीं है। आप एन की वैल्यू को 3 डाल दीजिए, कॉस ऑफ 3 पाई यानी -1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आर क्या है, मॉड्यूलस है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे आप नेगेटिव थोड़ा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से हम एन की कोई भी ऑड वैल्यू नहीं डाल सकते, आप एन को इवन ही डालना पड़ेगा। तब आप एन को क्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। आप -2 डालेंगे तो कॉस ऑफ -2 पाई यानी कॉस ऑफ 2 पाई ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप -2 -4 माइनस ये सब लिख सकते हैं, ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर कॉस ऑफ, ये वैल्यू क्या बनाएगा, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जो भी बनाएगा ये वैल्यू हमको 1 देने वाला है। ये पूरा जो वैल्यू देगा ना कॉस ऑफ दिस थिंग, ये 1 देगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चूंकि 4 थीटा एन पाई के बराबर है, थीटा एन पाई बाई 4 के बराबर है, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू 1 मिलेगी, जहाँ पे एन इंटीजर है। अब एन इंटीजर में क्या सारे इंटीजर ले सकता है, नहीं ले सकता, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। आप एन को 1 लीजिए, एन को आप 3 लीजिए, एन को आप 5 लीजिए। जब जब आप एन को ऑड लेंगे तो कॉस ऑफ एन पाई बनाएगा -1। अब इसके -1 बनने की वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव यानी 0, 2, 4, 6 लेंगे, यानी जब इवन नंबर लेंगे आर को, एन को, तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1, यानी आर की वैल्यू +-1 हो सकती है, बट -1 तो ले नहीं सकते क्योंकि मॉड्यूलस है, तो +1 ही हमको लेना पड़ेगा। +-1, आर की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, तो आर की वैल्यू को होना पड़ेगा 1। तो आर की वैल्यू मिल गई हमको 1, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। और थीटा की वैल्यू क्या, एन पाई बाई 4 है, ये चीज़ भी हम लोग देख चुके हैं। तो जो हमको जेड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिए। जेड हमारा क्या हो गया, आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी आर यानी 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा यानी एन पाई बाई 4। जहाँ पे एन की वैल्यू 0, 2, 4, 6 हो सकती है, 1, 2, 1, 3, 5 ये सब नहीं हो सकती, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर से समझिए, दो इक्वेशन बनी, आर स्क्वायर कॉस ऑफ 4 थीटा जिसका मान 1 है, आर स्क्वायर साइन 4 थीटा जिसका मान 0 है। इसको 0 कराने के लिए आपको 4 थीटा को एन पाई डालना पड़ेगा, यानी थीटा को एन पाई बाई 4 डालना पड़ेगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको जब आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जब आप एन को ऑड वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग एन को इवन ही पुट कर सकते हैं, 0, 2, 4, 6 ऐसा पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग आर की वैल्यू को 1 निकाल ली, आर की वैल्यू 1 हो गई और थीटा की जगह पे एन पाई बाई 4 पुट कर दी। अब देखिए, अब एन की वैल्यू आप 0 पुट करिए, फिर 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, फिर 3 पुट करिए। ऐसी सी अलग अलग वैल्यूज़ की एन के लिए आपको जेड का अलग अलग मान मिलेगा। अब एन की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा 0 यानी कि 1। आप एन को 1 पुट करिए, क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। ई की पावर आयोटा 1 पुट कर सकते हैं क्या, आप नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि इवन नंबर ही पुट करना है आपको, ऑड नहीं पुट करना। आप इनको 2 पुट कर सकते हैं, 1 नहीं पुट कर सकते। ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 यानी जेड क्या आ जाएगा, आयोटा। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। एन की वैल्यू को 2 पुट किए यहाँ पे, 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 यानी कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 होता है 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1 प्लस आयोटा हो गया। एन की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए 4, क्या मिल जाएगा, ई की पावर आयोटा 4 कट जाएगा, पाई, ई की पावर आयोटा पाई यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस ऑफ पाई यानी -1 मिल गया। एन की वैल्यू को आप क्या पुट करिए, 6 पुट करिए, क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपको इवन ही पुट करना, आप नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं। बट हम लोग डी मोवियर थ्योरम में, जब हम डी मोवियर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे थे तो उसमें हम लोग एक चीज़ का डिस्कशन किए थे कि आप जो के की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 सब पुट कर सकते थे, आप नेगेटिव की वैल्यूज पुट कर सकते थे। बट नेगेटिव की वैल्यूज पुट करने में रिपीटेशन होने लगेगा, इसलिए हम लोग केवल पॉजिटिव का वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव को मान लीजिए, पॉजिटिव को आप 3 वैल्यू पुट किए, पता लगा वो नेगेटिव के इक्वल टू 2 डालने पे भी वही वैल्यू मिल रहा है, इसलिए आप नेगेटिव को नहीं पुट कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव को हम लोग पुट कर रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वैसे पुट करके चेक कर सकते। 6 पुट करेंगे क्या होगा, ई की पावर आयोटा, और 6 पुट करेंगे 6 पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 2 यानी कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 यानी माइनस का आयोटा।
अब इनको आप जब 8 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 8 पाई/2 8 पाई/4 यानी 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ये 1 फिर से देने लगेगा। तो यही 4 इसकी यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी, ये 4 इसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं। समझ में आया आपको? आप इनको आगे 8 डालेंगे, 10 डालेंगे, फिर 12 डालेंगे, ये सब जाने फिर से आपको रिपीटेशन होने लगेगा। 0 डालें, 0 की वैल्यू 8 के बराबर फिर आने लगेगी जब इनको आप 8 डालेंगे। 2 डाल रहे हैं, जब 10 डालेंगे तो सेम वैल्यू आने लगेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ फिर से रिपीट होने लगेंगी। तो हम लोग यही 4 वैल्यूज़ यूनिक वैल्यू देने वाली हैं। एन की वैल्यू 0, 2, 4, 6। हम लोग ऑड क्यों नहीं डाले? क्योंकि ऑड डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। ऑड डालने में यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा था R², जो कि पॉसिबल है नहीं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कि हमको ये आंसर मिल गया, जेड का मान ही हम लोग को निकालना था। तो ये मेथड भी संभव लंबा है, इसमें आपको कहीं कहीं सोचना है, इस जगह पे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, हम लोग ये नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे जिसमें केवल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे हम लोग। इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन का नीड नहीं है। देखिए मेथड नंबर 3। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड इसलिए देखते हैं जैसे आपका कमांड बढ़े चैप्टर पे, टॉपिक पे ना, इसलिए हम लोग कई सारे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको, Z³ दे रखा है जेड के कॉन्जुगेट के बराबर। अब अगर किसी को प्रॉपर्टीज़ पता है तो प्रॉपर्टीज़ का यूज करके डायरेक्टली यहाँ से मॉड जेड निकाल सकता है। इतना कैलकुलेशन का नीड नहीं पड़ना चाहिए उसको, अगर उसको प्रॉपर्टीज़ पता है तो मेथड 3 ही हम रिकमेंड करेंगे। मेथड 2 बहुत ज़्यादा हुआ तो मेथड 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेथड 1 आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना। Z³ जेड कॉन्जुगेट के बराबर है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हम इसी एक्सप्रेशन का यूज करके मॉड जेड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? सोचिए क्या कर सकते हैं। देखिए Z³ है, ये जेड कॉन्जुगेट है। अगर दोनों साइड आप मॉड्यूलस ले लेंगे तो क्या केस बनेगा? देखिए Z³ का मॉड्यूलस, जेड के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। ठीक है, क्लियर? और हम लोग को पता है कि जैसे जेड के कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस होता है वो जेड के मॉड्यूलस के बराबर होता है। ये डिस्कशन भी हुआ है, बहुत आसान सी चीज़ होती है। ठीक है, ये बराबर होगा जेड के मॉड्यूलस के। डन। अब देखिए क्या हो सकता है। और एक प्रॉपर्टी आपको ये भी पता होगी, जेड की पावर एन का जो मॉड्यूलस होता है वो जेड के मॉड्यूलस की पावर एन होता है। हर चीज़ का प्रूफ आप इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर सकते हैं। आप जेड को आर की पावर आटा थीटा मानेंगे तो आपको डायरेक्टली दी जाएगा R³ का मॉडुलस, उस R³ ई की पावर आटा 3 थीटा का मॉडुलस R³ ही आएगा। अब जेड कॉन्जुगेट, आप जेड को मानिए R की पावर आटा थीटा, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? R ई की पावर माइनस आटा थीटा। तो क्या इसका मॉडुलस बदला? नहीं बदला, मॉडुलस तो सेम ही रहेगा, बट उसका आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा। पर हम कुछ पूछ रहा है मॉडुलस का हमको केस है तो मॉडुलस ही मिलेगा। और जेड का जो क्यूब है वो क्या जाएगा? जेड के मॉडुलस का क्यूब। ये किसके बराबर है? मॉड जेड के। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड जेड की वैल्यू 1 मिलेगी। कैसे सॉल्व करना है? सिंपली आप क्या करिए, मॉड जेड है, मॉड जेड का क्यूब इज इक्वल्स टू मॉड जेड। मॉड जेड को आप इधर ले जाएंगे, मॉड जेड निकालेंगे कॉमन, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1। और मॉड जेड 0 तो हो नहीं सकता, मॉड जेड प्लस माइनस 1 पॉसिबल है, और माइनस 1 भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लस 1 ही होगा, मॉड जेड की वैल्यू 1 ही होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। अब समझिए, ये एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इसमें तिगड़म भिड़ाते हैं, क्योंकि इतना हमको पता चल गया। इतना का यूज करके हम और कुछ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। Z³ क्या है? जेड का कॉन्जुगेट है। अगर आप दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए, आप दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जेड की पावर 4 बनेगा और जेड कॉन्जुगेट बन जाएगा, यानी मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड हमको पता है, नहीं समझ में आ रहा? फिर से सुनिए, Z³ है जेड के कॉन्जुगेट के बराबर और जेड का मॉडुलस है 1। अगर दोनों साइड हम जेड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये मॉड जेड स्क्वायर होगा। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। आप खूब सारा क्वेश्चन लगाएंगे तो ये वाली अप्रोच आपको कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ सकती है। दोनों साइड आपको जेड से मल्टीप्लाई कराना हो गया, या कहीं कि आपको दोनों साइड जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना हो सकता है, कहीं कि आपको आयोटा कॉमन निकालना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी। ये कोई मेथड नहीं है कि आपको मेथड बता दिया जाएगा, प्री डिफाइंड मेथड है, इससे आप कर लीजिए सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसा कोई नहीं सोचा कि कोई मेथड है, प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर होंगी। आप दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जेड की पावर 4, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड की वैल्यू 1 है यानी 1। अब जेड की पावर 4 क्या है? 1 है। इसको आप सॉल्व करा सकते हैं आसानी से, यानी जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। आंसर निकल गया कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
सिंपली पहले हमको मॉड्यूलस जेड चाहिए, क्योंकि जेड की वैल्यू को हमको निकालना है तो मॉड्यूलस चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। बट हम यहाँ पे कुछ थोड़ा जुगाड़ जैसा सेट कर रहे हैं। ऊपर तक हम लोग पूरा प्रोसेस से गए, इस मेथड में पूरा प्रोसेस से गए, सॉल्व करके निकाले। इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं था जो कि कहीं प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं किया हम लोग, सिंपली नॉर्मल सा प्रोसीजर फॉलो किए हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर दिए पहले ही, दोनों साइड मॉडुलस निकाल लिया, आप प्रॉपर्टीज़ आपका यूज़ कर लिए, आसानी से यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल गया। मॉड जेड आपको 1 मिल गया। अब इस मॉड जेड 1 का यूज आप यहाँ पे करना चाहते हैं, जेड क्यू बराबर जेड का कॉन्जुगेट है, अगर दोनों साइड आप जेड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर बन जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जेड की पावर 4 यानी 1, अगर जेड की पावर 4 1 है तो आप उनको इधर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 जब जीरो होगा तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, यानी जेड की वैल्यू प्लस माइनस रूट आयोटा, सॉरी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1 यानी आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। जेड स्क्वायर जब 1 होगा तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। ये आसानी से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, और हमको मॉड बीटा यानी कि मॉडुलस बीटा यानी बीटा की कॉम्प्लेक्स नंबर की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। पहला तो आप ये एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, अल्फा को, बीटा को भी कुछ पी प्लस आयोटा क्यू मान लीजिए, और फिर जुट जाइए सॉल्व करने में। लेकिन ये सब अप्रोच आपको फॉलो नहीं करनी। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन पूछा गया है तो आपको उसी एक्सप्रेशन से ही आंसर निकालना है। यहाँ पे जेड क्यूब इज इक्वल्स टू जेड का कॉन्जुगेट था, तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा जुगाड़ बैठा के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा करने वाले, हम लोग को क्या दे रखा है, मॉड बीटा या बीटा का मॉडुलस 1 है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से समझिए, अगर बीटा का मॉडुलस 1 है तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बीटा का मॉडुलस 1 है यानी कि बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर भी 1 है। बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, यानी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट भी 1 है, यानी कि बीटा जो है 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट है, या बीटा कॉन्जुगेट 1 अपॉन बीटा है। एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए, आप लोग सॉल्व किए होंगे, हम होप करते हैं। अल्फा और बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि डिफरेंट है, बीटा का मॉडुलस 1 है, और हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर बीटा का मॉडुलस 1 है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा क्या है, 1 अपॉन बीटा का कॉन्जुगेट है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बीटा का कॉन्जुगेट है 1 अपॉन बीटा, क्यों, क्योंकि जो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होता है मॉड बीटा स्क्वायर होता है। देखिए, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर, और मॉड बीटा क्या है, 1 है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये हमको एक रिलेशन इस एक्सप्रेशन को देख के यूज कर सकते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें, मॉड बीटा 1, इसी का यूज हमको यहाँ पे करना है। अब देखिए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब देखिए, अगर इसमें कई सारे स्टूडेंट हैं, सब अपना अपना अप्रोच लगाएंगे। कोई अल्फा को आर ई की पावर आयोटा थीटा मान लेगा, कोई बीटा को कोई दूसरा उसका मॉडुलस, बीटा का मॉडुलस यानी 1 ही है, ई की पावर आयोटा, और आयोटा कोई उसका एंगल मान लेगा ना, कोई एंगल आप मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं। तो ये सॉल्व करके आप कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप बड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितने शॉर्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यूजिंग कॉन्सेप्ट, यूजिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसका यूज करके आप कैसे सॉल्व करने चाहते हैं, क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसी के पहले हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर न्यूमरेटर से बीटा कॉमन निकालें, देखिए अलग अलग तरीके बता सकते हैं हम यहाँ पे। बीटा आप कॉमन निकाल लीजिए, या अंश में बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, या हर में या डिनोमिनेटर में आप बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऐसे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। देखिए, अगर आप अंश से बीटा निकालेंगे कॉमन,
क्या निकलेगा, बीटा आ गया कॉमन, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन बीटा, इस प्रकार का केस बनेगा। अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका हमको चाहिए मॉडुलस, यानी कि बीटा बाहर में आ गया। और हम लोग जानते हैं Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस होता है क्या होता है, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस, यानी कि बीटा का मॉडुलस आ जाएगा बाहर और इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉडुलस हमको रखना अंदर में 1 माइनस अल्फा अपॉन बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब देखिए बीटा का मॉडुलस क्या 1 ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको देखिए 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, बीटा के कॉन्जुगेट के बराबर, यानी 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एक्सप्रेशन कुछ लग रहे हैं कि अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बीटा, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है हम लोग को दोनों में ना। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप लोग जो न्यूमरेटर में है अगर उसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और है प्लस Z2, या Z1 है या माइनस Z2, तो जब Z1 माइनस Z2 का आप कॉन्जुगेट लेते हैं क्या होता है, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ये चीज़ होता है। अगर आप 1 माइनस अल्फा बीटा बार का कॉन्जुगेट लेंगे, मॉडुलस तो चेंज नहीं होगा, आप समझिए। हम लोग जानते हैं क्या कि जो Z का मॉडुलस होता है वो Z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है, ये होता है कि नहीं, ये आपको पता है ना। Z का मॉडुलस Z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है, माइनस Z के मॉडुलस के बराबर होता है, माइनस Z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। ये सब चीज़ बहुत आसान से आप खुद ही समझ सकते हैं। Z कॉन्जुगेट भी लेंगे तो आर ई की पावर आउटा माइनस थीटा हो जाएगा, मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को एट द एंड इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, मॉडुलस, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस, यानी न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस। अब न्यूमरेटर का मॉडुलस है, आप डायरेक्टली उसका मॉडुलस निकालें या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, सेम बात तो सेम ही है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। हम क्या किए हैं, केवल न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लिख दिए। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से समझिए। 1 तो है ही यहाँ पे ना, इसका जब कॉन्जुगेट आप लेंगे, ये है Z1, ये है माइनस Z2, पूरा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, यानी Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ये तो होता है। यानी 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा बार का कॉन्जुगेट, यही तो होगा, अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो गया। और 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसमें इसका आयोटा वाई, इसका इमेजरी पार्ट ही 0 है, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, यानी 1 माइनस अल्फा बीटा बार का कॉन्जुगेट, यानी अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, यानी अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, यानी बीटा ही, अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही मिल गया, यानी 1 वैल्यू देगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, कैसे आ रही। आप सिंपली बीटा को निकालिए कॉमन। अब ये देखिए जितने स्टूडेंट हैं उतने टाइप की अप्रोच हो सकती हैं। आप बीटा कॉमन निकाल सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है 1 है, आपको न्यूमरेटर में बीटा दिख रहा है, अब बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन एक काम आपको करना है, अगर आप बीटा कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यानी मॉड बीटा स्क्वायर, यानी 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, यानी 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये मिल गया। अब 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो इसमें आप कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ में न्यूमरेटर में भी बीटा कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में भी आप कर देंगे तो आपको डिफिकल्टी होगा, तब तो वही फिर से ही फॉर्म बन जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, जितना आप शब्द बोले उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। अगर आप न्यूमरेटर में बीटा कॉन्जुगेट से कराए मल्टीप्लाई, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा यानी मॉड बीटा स्क्वायर यानी 1, तो ये 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बना, सही है। तो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसमें हम लोग कुछ सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में भी बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो फिर से हमको वही फॉर्म मिल गया उसी टाइप का जो ऊपर में था। तो हम लोग इसी फॉर्म को ही रिड्यूस करने के लिए तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हमको आंसर मिल गया। आप बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम करना, जब आप बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे या तो न्यूमरेटर में कराइए या तो डिनोमिनेटर में कराइए, क्योंकि बीटा कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे
तो बीटा कॉन्जुगेट मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो उसका मॉड्यूलस ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, उसका मॉड्यूलस तो 1 ही है। बीटा कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस 1 है, बीटा का भी मॉड्यूलस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था, सोचना था। अगर आप सोच ले जाएंगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप इन जनरल मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। वो मेथड आपको नहीं ले जाना, आपको ऐसी अप्रोचेस फॉलो करनी है। आप इसमें कुछ और सोचिएगा अपने तरफ से भी ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप न्यूमरेटर में बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराइएगा पहले मेथड में, फिर डिनोमिनेटर में बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराइएगा। देखिए चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बीटा कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी तो 1 ही है। अगर हमें बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं मतलब ये Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस है, यानी Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस है, तो बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात होनी ही नहीं चाहिए। डन। अब देखिए या आप ये भी कर सकते थे, जैसे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो आप सिंपली न्यूमरेटर का मॉडुलस लिख दीजिए, यानी बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका मॉडुलस। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस है तो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस या बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम ही होगा, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, आपको जेड दिया गया x प्लस आयोटा वाई और डब्लू दिया हुआ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा। आपको प्रूफ करना है कि अगर मॉडुलस ओमेगा का 1 है, ठीक है, ओमेगा का मापांक 1 है, तो आपको जेड ये प्रूफ करना है। देखिए ये प्रूफ करना है, अगर जब ओमेगा का मॉडुलस 1 होगा देन इट इम्प्लाइज दैट जेड इज़ प्योरली रियल। मतलब अगर ओमेगा का मॉडुलस 1 है तो जेड इज़ प्योरली रियल, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको जेड दे दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब इसका यूज करना है आपको, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। अपना भी यूज करेंगे तो भी बन सकता है, लेकिन आपको दे दिया गया तो इसका मतलब इसको यूज करने से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको जेड आर ई की पावर आटा थीटा दिया गया है, मतलब उसको यूज करने से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब यही इसको इसलिए दिया गया। तो आप होमवर्क आपके लिए ट्राई कीजिएगा। तो 35 नंबर तक का क्वेश्चन आपके लिए PDF में हम अपलोड कर दिए हैं, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 33 है, 32 सॉल्व किए हम लोग, 30 और 31 बच रहा है। 31 हम लोग कब सॉल्व करेंगे, वेक्टर से कंपैरिजन वाले टॉपिक के बाद। 30 वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरी लेक्चर में। और 35 एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसी लेक्चर में, परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप लोग 34 को भी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ठीक है, हम लोग इस क्लास को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर अपलोड करेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग और चैप्टर्स मैथमेटिक्स के आपके लिए लेके आएंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए, ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं, इनमें भी थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ रहा है। ठीक है, कहीं कहीं फिर हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। वहाँ के बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं, बट वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही गेम खेलते हैं। उनका पैटर्न कोई नहीं रहता कि यही पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहा है। वो ऐसा दिमाग लगा के ऐसा गेम खेलते हैं ना कि स्टूडेंट उलझ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपका अगर इन सब पे कमांड रहेगा बेहतरीन तरीके से, तो आपको वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर? तो हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।